अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं ना। प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है, आप लोग सभी लोग जो कर सकते हैं उत्तर दीजिए जल्दी से, जल्दी से उत्तर दीजिए। ठीक, चलिए अभी पढ़िए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि यदि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला, शेष का 1/2 भाग सफेद और शेष 3 सही 1/2 सेंटीमीटर नीला है, तो पेंसिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। पेंसिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। आप सभी लोग यहां पर इसका उत्तर बताएं। पेंसिल का 1/8 भाग काला है, शेष का 1/2 भाग सफेद है, शेष 3 सही 1/2 सेंटीमीटर नीला है, तो पेंसिल की कुल लंबाई। देखो ऐसी स्थिति में आप जैसे देख रहे हैं कि यहां पर 1/8 है, 1/2 है, तो आप एक ऐसी संख्या मानो जो 8 से कट रही हो, 2 से कट रही हो। भाई अगर हम 1 लेकर चलेंगे तो भी उत्तर आएगा, और वो लेकर चलना थोड़ा टफ होता है। जैसे उसमें भी आप ऐसे कुछ दिमाग लगा सकते हैं, जैसे अगर पूरी पेंसिल 1 मानो, 1/8 भाग निकल गया, 1/8 निकलेगा तो 1 से अगर 1/8 घटाएंगे तो 8 से 1 घटा के 7/8 कर सकते, लेकिन ऐसे जाना बिल्कुल सही नहीं है। आप एक संख्या मानो जो 8 से कटे और 2 से कटे, तो वह संख्या हो गई 16। हमने कहा चलो पेंसिल अपनी है 16 मीटर की, 16 सेंटीमीटर की हमने पेंसिल मान लिया। अब इसमें से काले को काले कलर से लिखते हैं। 1/8 भाग काला है, 1/8 भाग क्या है, काला है। 8 से भाग कर दे तो इसका मतलब 2 सेंटीमीटर काला है। अब 2 सेंटीमीटर काला है, 14 में से 2 निकल गया तो कितना बचा बताओ, सॉरी 16 में से 2 निकल गया तो कितना बचा, 14। यही तो शेष है। शेष भाग सफेद, अब सफेद लिख नहीं पाऊंगा तो सफेद को मैं लिख देता हूं किस कलर से, गुलाबी कलर से। इसका जो शेष बचा है उसका 1/2 भाग, इसका 1/2 करेंगे तो 7 सेंटीमीटर पेंसिल आपकी क्या हो गई है, ये सफेद है, ये सफेद है। अब आप एक बात बताइए कि यहां से अब अगर 14 में से 7 निकला तो 7 ही भाग तो बचेगा जो नीला है। देखो मैंने नीला से लिख भी दिया। 7 का मान 3 सही 1/2 है, और आपसे पूरी पेंसिल की लंबाई हमसे पूछ रहा है कि पेंसिल की लंबाई एग्जैक्टली बता दो कितनी होगी। जब आप ये देख लो कि 7 का मान अगर 3 सही 1/2 है तो 16 का मान कितना होगा, आधा ही होगा। 7 का मान अगर 3/2 है, आधा हुआ है कि नहीं हुआ है, आधा हुआ है। इसका भी आधा कर दीजिए, आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 सेंटीमीटर इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, 8 सेंटीमीटर। देखो जो जो पहला ऑप्शन बताया एकदम परफेक्ट है। 21 का करेक्ट ऑप्शन कितना है, 8 सेंटीमीटर है। आप सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। समझ रहे हैं, कंफर्म करिए सभी का क्लियर हुआ है। कितने लोग को उत्तर 21 का ए, बहुत बढ़िया, 21 का ए है, अर्थात 8 सेंटीमीटर राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग अच्छे से नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए और कमेंट करिए, सभी लोग उत्तर दीजिए इस प्रश्न का क्या आएगा। फटाफट सब लोग बताइए क्या प्रश्न है। 9 की पावर n गुणे 3 की पावर 5 गुणे 27 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 गुणे 81 की पावर कितना है, बोलो 4 है, बराबर 243 है। आपसे n का मान पूछा है। इंडिसेस का फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ पैटर्न है एकदम। आप लोग ट्राई करिए उत्तर आ जाए, जिससे आपको जैसे यहां पर पॉसिबल तभी n का मान निकालना जब हम बेसिस को बराबर करके पावर को कंपेयर करेंगे। तो बेसिस को बराबर करना जैसे हमें कुछ वर्ग या कुछ की पावर ज्यादातर स्थितियों में तैयार होनी चाहिए। जैसे 3 की पावर कम से कम 5-6 तक याद रहे आपको, 2 की पावर 5, 7, 8, 10, 12 तक याद रहनी चाहिए, 5 की पावर भी 3, 4, 5 तक याद रहनी चाहिए। याद रहेगा तो उसका फायदा, जैसे मुझे पता है 3 की पावर 1 पर 3, 2 पर 9, 3 पर 27, 4 पर 81, 5 पर 243 होता है, तो इसे हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, करेक्ट। बाकी को देखिए हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। 9 को क्या लिखेंगे बताओ, 3 की पावर 2n। बोलिए क्यों, क्योंकि 3 की पावर 2 करेंगे n है, 3 की पावर 5 है, और यह 27 मतलब 3 की पावर 3 होता है। 3 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 3 तिया 9 होगा, करेक्ट है। अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 81 है, 81 को 3 की पावर 4 चौके 16 कर दीजिए, बराबर 3 की पावर 5 लिखा हुआ है। अब आप एक बात बता दो, जैसे हमने पढ़ा है हमेशा कि बेसिस अगर सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लीकेशन में, 2n + 5 + 9। और यहां पे भी देख लीजिए आप लोग कि यहां पावर 1 है, जाके घटेगा, -1 -16 बराबर 3 की पावर 5 है। अब इसको हम ऊपर ले जाते हैं, यहीं पे एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। क्या लिखेंगे बताइए, 9 5 14, 9 5 14, 14 में से -17 निकलेगा तो -3 होगा। 3 की पावर 2n माइनस कितना हो जाएगा, 16, 9 5 14 है, 14 में से 1 निकला 13, और 16 में से 13 निकलेगा 3, -3 होगा, बराबर 3 की पावर 5 है। हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पावर, क्योंकि अब हमें इक्वल करना पड़ेगा, 2n
2n इज इक्वल टू या 2n माइनस थ्री पावर सेम करिए, बेसिस सेम हो गया है। हाँ, तो क्या लिखेंगे बताइए, 2n माइनस थ्री बराबर 5, तो 2n बराबर हो जाएगा 5 3 8, n बराबर कितना होगा, 2 चौके 8 4। राइट सोल्यूशन देखिए 4 होगा, करेक्ट हल आप 4 लिखिएगा, एकदम सही। जितने लोग 4 बताए हैं बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 22वां प्रश्न 4 करेक्ट आंसर है, आप सभी लोग अच्छे से इसको उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, पढ़िए। एक रेलगाड़ी चंडीगढ़ से 4 बजे सायं चलती है तथा पानीपत 7:15 बजे सायं पहुंचती है। चंडीगढ़ से निकली है और पानीपत तक पहुंची है। चंडीगढ़ से कितने बजे निकली है, 4 बजे, 4 बजे निकली है पीएम, ठीक है, 4 PM पर निकली है शाम को। और पानीपत कितने बजे पहुंची है, 7:15 PM पर पहुंची है। गाड़ी की जो औसत स्पीड है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही पूछा है चंडीगढ़ और पानीपत के बीच की दूरी बता दो। सबने पढ़ा है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू मतलब दूरी बराबर चाल गुणे समय होगा, स्पीड इंटू टाइम होगा। तो आपको जैसे यहां से यहां तक कवर करने में कितना समय लगा है बताओ, समय बताइए कितना लगा है। 7:15 पे पहुंची, 4 3 7 3:15, 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट इतना समय टोटल लगा है। और किस स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको थोड़ा सेट कर लो, इसको 3 घंटा लिखो, ये 3 घंटा है और 15 मिनट है, 3 घंटा है 15 मिनट है। हम सबको पता है कि 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है। अगर कभी मुझे मिनट को घंटे में लिखना है तो मैं 60 से करूंगा भाग, तो मैं इसे लिखूंगा 3 घंटे प्लस 15/60, 15 1 के 15, 15 चौके 60। आप इसको लिख सकते हैं 4 3 12, एक 13/4, 13/4 टोटल घंटे हो गए, इस समय हो गया आपका। आपको निकालना दूरी है, चाल आपकी है 40, चाल आपकी कितनी है 40 है, किसकी, बस की है, रेलगाड़ी की है। और समय कितना निकला है 13/4, 4 दहम में 40 होता है, 13 दहम में 130। रेलगाड़ी की चाल बताओ कितनी थी, 130 किलोमीटर, सॉरी चाल पता ही नहीं करना था, दूरी। चंडीगढ़ से पानीपत की दूरी कितनी थी, 130 किलोमीटर। 130 किलोमीटर इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग अच्छे से देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, राइट सोल्यूशन आप लोग सी ऑप्शन में नोट कर पा रहे हैं, 130 किलोमीटर है। क्लियर है ना, वेरी गुड। अगले प्रश्न पर आइए, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको कौन कौन आंसर कर सकता है, फटाफट सब लोग बताएं। कुछ अलजेब्रिक टर्म यहां पर अप्लाइड होंगे, जैसे x³ माइनस y³ बराबर 117/8 है, x माइनस वाई बराबर 3/2 है। आपसे इसका मान पूछा है, x² प्लस xy प्लस y²। बढ़िया प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको कुछ फार्मूले दो तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, a³ माइनस b³ बराबर a माइनस b, थोड़ा स्पेसियस बना के लिख देता हूं, समझ लीजिएगा। a³ माइनस b³ बराबर a माइनस b पहले ब्रैकेट में, दूसरे में a² प्लस ab प्लस b², ये फार्मूला याद रखना। दूसरा a³ प्लस b³, इसको लिखिए a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस, ये दो फार्मूले जरूर याद रखना, 100% उपयोग में आएगा, 100% आएगा। जैसे इसको आप लिख सकते हो x माइनस वाई, x² प्लस xy प्लस y², यही पैटर्न है जो वहां लिखा है, बराबर 117 बटे कितना है 8। x माइनस वाई का मान 3/2 दिया है, यहां लिखो 3/2, x² प्लस xy प्लस y² बराबर कितना बताओ 117/8। ठीक है, हमें इसका मान निकालना है, तो एक काम कर लो, सीधा देखो, 2 चौके 8, 3 से डिवाइड करें, 3 3 9, 3 9 27 ना, सीधा सीधा 39/4 लिख दीजिए, कुछ करना ही नहीं था, 39/4। ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से कैंसिल कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वैसे भी होता तो डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं। तो 24वां क्वेश्चन आपका उत्तर है सी ऑप्शन, 39/4 राइट सोल्यूशन आप लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, वेरी गुड। अच्छे से यही देखिए करेक्टिविटी आप दिखाओ, जब प्रश्न आए तो आप कम से कम कोशिश करिए कि आप सोल्यूशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये जरूर आपका इफेक्ट इंपैक्ट दिखना चाहिए। 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में पूरा करती हैं। 10 महिलाएं हैं जो किसी काम को 7 दिन में पूरा करती हैं, और उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं। 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं। 5 महिलाएं और 10 बच्चे, वह 10 बच्चे काम को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे, ये आपसे पूछा गया है।
पुरुष पुरुष महिला बच्चों पर आधारित प्रश्न आता है तो यहां पर एफिशिएंसी डिसाइड करना पड़ता है, क्षमता निर्धारित करनी होती। कैसे देखिएगा, कह रहा 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में करती है और उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में कर लेते हैं। मतलब जिस काम को 10 महिलाएं 7 दिन में पूरा कर पाती हैं, 10 महिलाएं 7 दिन में पूरा कर पाती हैं, ऐसे लिख देता हूं, देखिए जिस काम को 10 महिलाएं 7 दिन में पूरा कर लेती हैं उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा कर पाते हैं। तो यहां से महिला और बच्चों की क्षमता का अनुपात डेवलप हो जाएगा। देखिए 10-10 से खत्म हुआ, 7 1 के साथ 7 दूना 14 होता है। तो वुमेन डिवाइड बाय बॉयज इज इक्वल टू 2:1। मतलब जो महिलाएं हैं वो डबल एफिशिएंट देन द बॉयज हैं, बच्चों से दुगनी क्षमतावान हैं। अगर महिलाएं एक यूनिट समय में, मतलब एक दिन में 1 घंटे में अगर 2 काम करेंगी तो बच्चे केवल 1 ही कर पाएंगे। यही तो कॉन्सेप्ट था कि महिलाएं वही 10 ही थी, बच्चे भी 10 ही थे। महिलाओं को आधा दिन लगता था, 7 दिन लगता था, जबकि इनको डबल लगता था। अब प्रश्न क्या है, 5 महिलाएं व 10 बच्चे काम को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे। यहां पर प्रश्न को ऐसे लेकर चलिए, आप इस समूह में से चाहे 10 महिलाओं वाला ग्रुप लाइए चाहे 10 बच्चों वाला लाइए। हमने कहा जिस काम को 10 महिलाएं 7 दिन में कर लेती थी, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, यहां लिखता हूं जिससे क्लियर रहे। 10 महिलाएं जिस काम को 7 दिन में कर लेती थी उसी काम को 5 महिला 10 बच्चे कितने दिन में कर पाएंगे, ये प्रश्न हो गया आपका। अब इसको ध्यान से देखिएगा, महिलाओं की क्षमता डबल है तो आप 10 गुणे 2 गुणे 7 कर सकते हैं, क्योंकि एक महिला एक दिन में 2 काम करेगी। 10 महिलाएं 10 गुणे 2 गुणे 7 हो गया, बराबर एक महिला के लिए 2 काम है, मतलब एक महिला 2 काम करती है तो 5 गुणे 2 कर दीजिए, प्लस 10 बच्चे हैं, बच्चों की क्षमता 1 है तो 10 गुणे 1 कर दीजिए और दिन यहां पर लिख देते हैं। इसको ऐसे रहने दीजिए, 10 गुणे 2 गुणे 7 बराबर 5 दूना 10, 10 10 20, 20 गुणे डी हो गया। ये खत्म हो गया, देखो 20 20 से, तो डी बराबर 7 दिन में कार्य पूर्ण होगा। 7 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का, सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। मतलब उस काम को 7 दिन में महिलाएं पूरा कर सकेंगी। आई बातें समझ में? यस, आई होप आपको 25वां प्रश्न क्लियर हो गया होगा। 7 आ रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट है, आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर दिया है 72। 2 धनात्मक संख्याएं हैं, दोनों का अंतर कितना दिया है 72, तथा एक को दूसरे से भाग देने पर भागफल आता है 4। x बटे वाई कितना है 4। अब आपसे पूछा संख्याएं चुनिए। आप इसको चाहो तो समीकरण से कर लो। समीकरण से देखिए कैसे होगा, जैसे प्रश्न को फिर से एक बार देखिए, एक डिक्टेट कर दे रहा हूं। 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर है 72, x माइनस वाई बराबर 72 लिखिए। पहली एक को दूसरे से भाग देने पर भागफल आता है 4। अगर चाहो तो समीकरण बना लो, ये तो आपका दिखा ही है। इसको भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4y या x माइनस 4y बराबर 0। आप इसको समीकरण नंबर 2 मानो, इसको समीकरण नंबर 1 मानो, दोनों को यहां पर लेकर के हल कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे देखिए, लिख सकते हो x माइनस वाई बराबर 72 और x माइनस 4y बराबर 0। आप x इसको खत्म कर दो, माइनस कर दो, माइनस ये खत्म हो गया, तो ये प्लस आपका 4 में से y निकलेगा, प्लस 3y हो गया, बराबर 72 हो गया, तो y बराबर 24 हो जाएगा। y का मान जब 24 है तो x का मान 72, देखो यहां पर लिख सकते हैं 72 प्लस 24 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो अगर लिख दूं x माइनस 24 बराबर 72 तो 72 प्लस 24 होगा, 4 2 6 हुआ, 7 2 9 96 हुआ। तो एक नंबर आपका 24 होगा, दूसरा आपका 96 होगा। कोई बड़ी संख्या छोटी संख्या का अप्रोच तो दिया नहीं है, तो हम लोग यहां पर जैसे पहले तो अंतर देखो कितना है, इनमें से कौन सी संख्या था जिसका अंतर 72 था, वो एक ही ऑप्शन में था 72, केवल ए और केवल बी ऑप्शन में। अगर हम एक को 24 ले, दूसरे को 96 ले, दोनों का डिफरेंस करिए, 6 से 4 2, 9 से 2 7, और 96 को अगर मैं 24 से भाग करूं तो 24 चौके 96 हो रहा है, 4 भागफल आ रहा है, तो बी ऑप्शन ही इसका सटीक उत्तर है। हम पूरे समीकरण पे ना जाएं, अगर ऐसी कंडीशन थी तो हम केवल ये जो लाइन लिखते इस वाले को और जाते ऑप्शन में चेक करते। ऑप्शन से चेक करना इस प्रश्न का सबसे बेहतरीन तरीका था हल करने का। तो ऑप्शन से 26 नंबर आपको हल करना चाहिए था, और जो लोग ऑप्शन से किए परफेक्ट है। फिलहाल उत्तर 24 और 96 है, डिफरेंस आपको यहाँ पर 72 दिख रहा है, और जो उनका भागफल है भाग करने का, उसमें भी कोई ऐसा नहीं कहा था कि पहले को दूसरे से करो या दूसरे को पहले से, तो मतलब कोई भी एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है और आप लोग नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं।
आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर। क्वेश्चन क्या है, एक आदमी एक साइकिल को 450 रुपए में जब बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। ठीक है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उसका विक्रय मूल्य बताओ क्या होगा। कौन कौन कर सकता है। किसी भी वस्तु का लागत जो होता है हमेशा 100% होता है। किसी वस्तु का जो लागत होता है हमेशा क्या होता है, 100% होता है। इसमें अगर हम 20% की हानि की बात करें तो किसके बराबर होगा, 80%। और अगर हम 20% के लाभ की बात करें तो क्या होगा, 120%। 120%। करेक्ट। कह रहा है कि जब साइकिल को 450 में बेचा जा रहा था तो 20% की हानि हो रही थी, मतलब इसका मान किसके बराबर था, 450 के। 20% का लाभ कमाना है, मतलब इसका मान आपको निकालना है। अब तुलना करके वैल्यू डिसाइड कर दीजिए, आप लोग खुद ही इतना कैपेबल तो है ही है। 40 दूना 80। देखो जब भी तुलना करना बगल बगल काट सकते हो, ऊपर नीचे काट सकते हो, बस तिरछा गुणा होता है, ध्यान दीजिएगा। 40 दूना 80, 40 तिया 120। 2 से डिवाइड करें, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। इसका इससे गुणा करें, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 7, 3 दूना 6, 675 आ रहा है। अगर वह 675 में बेचेगा साइकिल आदमी तो उसे 20% का फायदा हो जाएगा, जिसको वह जब 450 में बेच रहा था तो 20% का नुकसान हो रहा था। करेक्ट है ना। 675 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 28 नंबर देखिएगा। 28 नंबर ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए। 4000 रुपए है, मूलधन है 4000। 5% प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से वार्षिक ब्याज वृद्धि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, देखो दर दिया है 5% और हमको 2 वर्ष का समय दिया है। 2 वर्ष का समय दिया है, आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज बता दो। मैं आपको 2-3 तरीके से इसका उत्तर करवा सकता हूं, आप कैसे भी कर लो, आपका प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक है, एक तो जैसे आपका ये फार्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। तो आप अगर प्रिंसिपल रख दो 4000, 1 प्लस रेट कितना है 5/100 की पावर अगर 2 कर दे तो अमाउंट अर्थात मिश्रधन प्राप्त होगा, और मिश्रधन से मूलधन घटा दोगे तो आपको ब्याज पता चल जाएगा। दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, उसको ध्यान से देखिएगा। दूसरा तरीका बहुत बढ़िया है। 5% मतलब भिन्न में लिखेंगे तो 1/20 होता है। 5/100 लिख दीजिए, 1/20 होगा। ऐसे लिखिए 20 से 1 बढ़कर 21, 20 से 1 बढ़कर 21, और समय कितना है 2, तो 2 बार लिखिए, फिर लिखो 20 से बढ़कर 21। अब बातें समझो इसमें क्या क्या डेवलप होता है। सबसे पहली चीज यहां से यह प्रिंसिपल डेवलप होगा। क्या होगा, प्रिंसिपल। ये आपकी जो वैल्यू होगी प्रिंसिपल होगी। यहां से जो डेवलप होगा वो अमाउंट होगा। जो इनका डिफरेंस आएगा वही आपका CI अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज होगा। जैसे आप इसको सोचो तो यह कितना हो गया 400, या कितना होगा 441। तो मतलब तय हो गया कि अगर मूलधन अपना 400 है, अमाउंट अपना 441 आया, तो CI अपना 41 होगा। CI अपना क्या होगा, 41 होगा। अब निकालना क्या है, तय आपको करना है। भाई मूलधन का मान हमको 4000 दिया है, इससे इसको तुलना करो, 2 जीरो गया, 4 से इसको डिवाइड करो 10 गया। अगर आपसे मिश्रधन पूछा होता तो 10 का 441 से गुणा करते 4410 आता। बट आपसे ब्याज पूछा है तो आपने कंफर्म किया 1 का मान अगर 10 है तो 441 का मान 41 गुणे 10 होगा। 41 गुणे 10 मतलब 410 रुपए होगा। ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 2 साल का, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पे दिया है, 28 का सी ऑप्शन में दिया है। तो सी ऑप्शन 410 रुपए राइट सोल्यूशन है। जो लोग बताएं एकदम परफेक्ट बताए हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, सही किया, गुड। 400 कितना है, ठीक है ना, बढ़िया ना, 410 रुपए है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ा जाए। 441 तो मन नहीं कर रहा है ना, कुछ लोग के दिमाग में 441 भी आ रहा होगा। ठीक है, अभी मैं भी डाउट में आ गया था, अरे यार 41 लिखा है, मुझे लगा 441 तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, मत सोचना, नहीं तो ऐसे कंफ्यूज होकर के लगा न दे। मैं भी पता नहीं, मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे दिमाग अरे 41 लिखा है, 41 लिखने पर हो सकता है 410, 410 कैसे, फिर मैं सोच रहा हूँ 441 ना, फिर मेरे दिमाग में नहीं हम सही सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं, 410 ही होगा। डाउट में मत रहिए। कितने लोग डाउट में थे, सही बताइए हमसे। कितने लोग थे डाउट में, ईमानदारी से बोलना, झूठ मत बोलना। साधारण ब्याज का भी देखो प्रश्न आता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में बस इतना ही सही फर्क है कि साधारण ब्याज प्रतिवर्ष समान बढ़ता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज हर साल अपडेट होता रहता है, वृद्धि पर वृद्धि होती रहती है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। साधारण ब्याज का जैसे जनरल नियम आपने पढ़ा होगा कि मूलधन P होता है,
ब्याज दर R% है, समय अगर मान लो T या N है, तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है P इंटू आर इंटू टी इन अपॉन 100। मैंने हमेशा आपको चक्रवृद्धि ब्याज अगर पढ़ाया है स्कूल क्लास में, तो हमेशा मैंने आपसे कहा है कि आप दर और समय को मिला दो, जो आपको भिन्न दिखेगा, ठीक है, जो दिखेगा भिन्न, वो भिन्न हमेशा, जैसे अब आप इसको, जैसे मान लो ये 10% होता है या कुछ भी होता, दर और समय को जब रिलेट करते हैं तो हमें ब्याज और मूलधन का रेशियो प्राप्त होता है, ऐसे होता है ना। हमारे पास प्रश्न में क्या दिया है कि हमारी जो ब्याज दर थी पहले 10% थी, 10% थी, लेकिन वो बढ़ करके 12.5% हो गई, 12.5% हो गई, जिससे जो वार्षिक आय है, वो आय में जो वृद्धि हुई वो 1250 रुपए की हो गई। कितने की हो गई? 1250 रुपए की हो गई। समय का यहाँ कोई मतलब नहीं है, वो साफ साफ कंपैरिजन की बात है। आप यहां से यहां का डिफरेंस देख लो कितने का है, डिफरेंस कितने का है? 2.5% का। 2.5% की वजह से ही यह 1250 हुआ है। आप यहां से 100% अगर निकालना चाहो निकाल दो, तो आराम से आप उत्तर कर सकते हो, तुरंत निकल जाएगा। या मैं आपको ऐसे बता दूं, जैसे आपने पढ़ा है 5% कितना होता है? 1/20 होता है, तो 5 का आधा 2.5 होता है, तो 2.5% भैया 1/40 होगा। अर्थात आप कह सकते हो कि यदि 1 का मान, यही वृद्धि है, और ये आपका मूलधन हो जाएगा। 1 का मान अगर 1250 है, तो 40 का मान बताओ क्या होगा? 40 से गुणा करो, 2 शून्य आया, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 8 दो 10, 4 एक के 4 एक 5, 50,000 रुपए होगा इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन। यहां से भी कर सकते थे डायरेक्ट, जैसे आप इसको अगर 5 बना दो तो यह आपका कितना हो जाता, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता, उसी तुलना में सब डबल हो जाते। तो आपने जैसे देखा कि यहाँ पर डिफरेंस अगर 5 इसका मान था, तो आप लोग 100% का मान निकालते तो 5,000 हो जाता, ठीक है, तो 50,000 हो जाता। तो मूलधन अपना कितना हो गया? 50,000। राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का 29वें का 50,000 है, जो आप लोग उतार सकते हैं, देख सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट। द्विघात, ये पहले तो समीकरण बताइए क्या है। ये समीकरण एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, जिसे आप अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। पूछा इसके मूल बताओ कौन है। मूल वह वैल्यू होती है जो समीकरण को संतुष्ट करे, सेटिस्फाई करे। अब लिखा जैसे x² - 9 है बराबर 0, x² - 9 बराबर 0, तो आप इसको ऐसे लिख दो, x का होल वर्ग माइनस 3 का होल वर्ग बराबर 0 कर सकते हो। और हमने पढ़ा है a² - b², a + b इंटू a - b होता है। यहां भी आप x - 3 और x + 3 लिख सकते हैं, बराबर 0 होता है। तो x - 3 बराबर 0 कर दो और x + 3 बराबर 0 कर दो। तो यहां से x का मान 3 आएगा और x का मान -3 आएगा। 3 भी होगा -3 भी होगा, दोनों होगा, a भी होगा a भी होगा, तो डी ऑप्शन लगा दीजिए। डी ऑप्शन, x बराबर +3 भी होगा -3 भी होगा, तो डी ऑप्शन आप लोग उपयुक्त में से करेक्ट आंसर आपके सामने है। समझ रहे हैं? तो 30th का क्वेश्चन नंबर डी है, एक से अधिक ऑप्शन है, डी ऑप्शन है परफेक्ट सोल्यूशन। क्लियर हो रही बातें? ठीक, चलो अगर क्लियर होता चले तो भैया वीडियो को लाइक करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा, ठीक है, कनेक्ट रहिएगा, जिससे कि एक जो है रीच बनी रहे और हम लोग अच्छे से पूरे सेशन को कवर कर ले। 2 चरों पे आधारित रैखिक समीकरण का भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है अलजेब्रिक सेक्शन में। 3x + y बराबर 5 है और x - y बराबर 3 है। लीनियर इक्वेशन के मुझे लगता है दूसरा तीसरा प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे रिक्वायरमेंट तो थी ही और आप लोग समझ ही रहे हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर वैल्यू रख करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली हल भी कर सकते हैं। जोड़िए, देखिए खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों सेम वैल्यू। जोड़िए, 3x में से 1x जुड़ेगा तो 4x होगा और 5 3 8 होगा, तो x बराबर 4 होगा। अगर x का मान 4 है तो 4 पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। x का मान अगर 4 है तो 4 पे कोई ऑप्शन है क्या? 3x और 1x जुड़ा तो 4x हुआ ना, तो 4x बराबर 8 बराबर, सॉरी हम गलत लिख रहे हैं, x बराबर भाई 2 है। बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे नहीं है, एक ही ऑप्शन है। x का मान 2 है, यस करेक्ट है। अभी यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 2 पुट कर दें इसमें, तो 2 - y बराबर 3 है, तो y बराबर 2 - 3 है, क्योंकि y उधर जाएगा तो -1 है। x की वैल्यू तो 2i और y की वैल्यू कितनी है बताओ? -1 है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है, केवल पहला ऑप्शन है, केवल पहला ऑप्शन है। राइट सोल्यूशन 30 का मतलब 31 का पहला ऑप्शन है, x बराबर 2 है, y बराबर -1 है। करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए।
बताइए, एक कमरा है, जैसे जिस कमरे में हम खड़े हैं, कोई भी कमरा, आप जिसमें भी बैठे होंगे वो भी आपका रूम ही है, हाँ, जिसकी लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और ऊंचाई दिया है। कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की अधिकतम लंबाई क्या होगी? जैसे हम जिस कमरे में बैठे हैं या खड़े हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है और इसकी हाइट है। तो कमरा हमेशा क्यूबाइड के शेप में होता है, अर्थात घनाभ की आकृति का होता है। ये घनाभ की आकृति का ऐसे कमरा बनेगा, या क्यूबाइड इन शेप होता है। ये देखिए क्यूबाइड इन शेप होता है। इसको हम कह दें कि यह इसकी लेंथ है, या इसकी लेंथ है 12, इसकी ब्रेथ है, यह है ब्रेथ 9, और इसकी हाइट है जो कि 8 है। या लेंथ ब्रेथ हाइट के फ्रेम में आपके पास एक रूम है। जब भी कभी कमरे में हमें सबसे बड़ी रॉड या सबसे बड़ी खंभे की लंबाई अगर रखनी है तो हम कहाँ रख सकते हैं? हमारा उस कोने से, आप भी अपने कमरे के उस कोने की तरफ देखिए, उस कोने से इस कॉर्नर को मिला दे, जो लेंथ वही है, दैट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ डायगोनल। इसी को कहते हैं बीकड़ की लंबाई। बीकड़ की लंबाई जो अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो आप लोग इसका सोल्यूशन करें, अंडर रूट यल स्क्वायर मतलब 12 का वर्ग, 9 का वर्ग और 8 का वर्ग। तो 12 का वर्ग 144, 9 का वर्ग 81 और 8 का वर्ग 64। प्रत्येक को जोड़िए, कितना आया? जोड़िए 289, 4 4 8 1 9, 289 आया। 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17। 17 मीटर की सबसे बड़ी लंबाई वाली लेंथ यहाँ पर उस कमरे में हम रख सकते हैं, जो कि उस पॉइंट से इस लेंथ को मैच कराएगी। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर है सी ऑप्शन, 17 मीटर करेक्ट आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं, 17 मीटर ना। अगले प्रश्न पर आइए, 33 नंबर है। 33 नंबर ध्यान से देखिएगा। 50 लीटर के एक मिश्रण में, कोई मिश्रण है, किसी चीज का भी मिश्रण हो, चीनी पानी का हो, ठीक है, शराब और सोडा, गंदी चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, शराब और सोडा, ठीक है। ऐसे बहुत लोग अवेयर्ड होते हैं, जानकार होते हैं इसके बारे में। चलिए हम आपको कोशिश करेंगे कि ऐसी बातें यहाँ पर ना बताएं, लेकिन प्रश्न है लिख देते हैं। पता नहीं पाठ्यक्रम में कैसे लिखवा दिया जाता है, ये सब लिखना ही नहीं चाहिए। ठीक है, लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप बच्चे नहीं, आप जानते हैं। शराब और सोडा का अनुपात 3:2 है। शराब को अंग्रेजी में वाइन कहते हैं, सोडा सोडा ही है ना। यहाँ पर अनुपात कितना दिया है? 3:2 है। लेकिन मात्रा टोटल कितनी है? 50 लीटर है। मात्रा है 50 लीटर। तो हम बता सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी 30 लीटर की है और इसकी क्वांटिटी 20 लीटर की है। 3 2 है ना, 3 2 5 बराबर 50, तो 1 बराबर 10, और 10 का 3 से गुणा करो 30 लीटर, और 2 का गुणा करे 2 लीटर, 20 लीटर। अब कह रहा है कि इसमें 6:7 का अनुपात बनाने के लिए कितना सोडा मिलाया जाए। हम चाहते हैं कि यह जो रेशियो है वो 6 और 7 का हो जाए। मतलब अभी देखो वाइन ज्यादा थी, सोडा कम था, अभी हम वाइन को कम करना चाहते हैं, सोडा को बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए हम वाइन में कोई चेंज नहीं करेंगे, वाइन को सेम रखेंगे। वाइन को हमें क्या रखना है? सेम रखना है, इसको सेम रखना है। लेकिन इसके लिए सेम रखने के लिए इसको सेम रखना है, बट इसको बढ़ाना है, ऐसा बढ़ाना है कि यहां पर यह रेशियो ऐसा हो जाए, मतलब जो वृद्धि होगी वो सोडा में होगी। तो पहली बात आप देखो, क्या आपका सेम है? नहीं है। सेम सेम है क्या? नहीं है। तो सेम करने के लिए क्या करोगे? सेम करने के लिए आप यहां पर इसको 2 से गुणा करोगे। क्यों? क्योंकि 6 है तो 6 के बराबर हो जाएगा। 2 3 6 होगा, लेकिन इसको भी करना पड़ेगा, 2 दूना 4 होगा। तो जो हम लोग 3 2 का रेशियो लिखे थे उसे हमें 6 4 का लिखना पड़ेगा। अभी क्या होगा? देखो ये सेम हो गया, सेम हो गया, बट यहां पर चेंज दिख रहा है, वृद्धि दिख रही, कितने की? 3 की। अब यही पूछा 3 का मान बता दो क्या है, मैं बता रहा हूं। एक बात बताइए, यहाँ 6 और 4 मतलब 6 भाग अगर वाइन है और 4 भाग सोडा है, तो 6 4 मिलकर कितना? 10। 10 का मान कितने के बराबर था? 50। 10 का मान 50 था, तो यह 3 का मान बोलो कितना होगा? 3 का मान 10 5 50 होता है, 5 3 15। 15 लीटर आपको सोडा बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप बढ़ाओगे तो यह रेशियो कितना हो जाएगा बताइए? यह रेशियो आपका यह आपका 6 और 7 का रेशियो हो जाएगा जी। हाँ, समझ रहे हैं सब लोग? कोई दिक्कत नहीं है ना? यस, क्लियर हो गई बातें? आगे बढ़ा जाए। 33 नंबर आपका डन हो गया है। अब हम 34 पर आते हैं। एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 150 मीटर है। एक रेलगाड़ी देखो ऐसे होती है, ये इसका ड्राइवर होता है, इसका गार्ड होता है, इसकी अपनी लंबाई होती है, और लंबाई ही एक लेंथ होती है। लंबाई कितनी बताओ? 150 मीटर की है। उत्तर दिशा की तरफ 144 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए
250 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार कर पाएगी? देखो उसे बीच में एक पुल मिलेगा, इस पुल को उसे पार करना है, यह पुल है और पुल की लेंथ कितनी है बताओ? पुल की लेंथ 250 मीटर है। अब यह रेलगाड़ी ऐसे गुजरते 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 एक समय ऐसी स्थिति में पहुंचना चाहती है, मतलब पुल को पार करना चाहती है। ध्यान रखिएगा, जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को, किसी सुरंग को, किसी खड़ी रेलगाड़ी को, ठीक है, किसी जो है प्लेटफॉर्म को अगर पार करती है तो पार करने में जो लगा समय होता है वह L1 प्लस L2 होगा डिवाइड बाई यस होगा। L1 क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई है। L2 क्या है? पुल की लंबाई है। और यस बराबर रेलगाड़ी की क्या है? चाल है। इसको अप्लाई करिए, जैसे इसने कहा कि कितने समय में पार करेगी, अपने को केवल समय ही निकालना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि आपकी जो रेलगाड़ी की चाल है वह 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि रेलगाड़ी की जो लंबाई है 150 है और पुल की लंबाई 250 है। लेकिन क्या है? मीटर है। ये भी मीटर है और ये भी मीटर है। तो अपनी जिम्मेदारी बनती है, और ऑप्शन भी देख रहे हैं सारे सेकंड्स में उत्तर आ रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, इसको इसमें कन्वर्ट कर दो। ये तभी पॉसिबल है। आप समझिए क्या सिस्टम है। जो चाल है 144, देखिए आप ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप 5/18 से गुणा कर देना, और कभी जरूरत पड़े मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से गुणा कर देना। मतलब जो आपका 144 था, हम उसको 144 गुणे 5/18 कर सकते हैं। ठीक है, तो 18 कर सकते हैं। तो 18 अगर हम इससे डिवाइड कर दें, 18 8 144 होता है, 8 पंचे 40 होता है। आप इसको 40 मीटर पर सेकंड कह सकते हैं, मतलब आप इसको 40 से भाग कर दो। ठीक है, 200 300 350 400 हो गया, 400/40 कर दो, 10 सेकंड में वह उस पुल को पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। वह रेलगाड़ी इस पुल को, जो पुल था कितना 250 मीटर लंबा, उसको पार करने में कुल 10 सेकंड का ही वक्त लेगी, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत अच्छी है। 144 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है, जो कि 40 मीटर पर सेकंड होगा। 40 से भाग करिएगा। याद रखना, जब रेलगाड़ी किसी खंभे को, किसी व्यक्ति को, किसी पेड़ को पार करती है तो अपनी ही लंबाई को पार करती है, वह उस समय उसकी लेंथ को ऐड नहीं करती, अपनी ही लंबाई को पार करती है। तो 34वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका कितना है? 10 सेकंड है। अगला 35 नंबर देखिएगा। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% बढ़ाई जाती है और घटाई जाती है। जैसे ध्यान दीजिएगा, आयत है, ये आयताकार खेत है, मान लो सपोज करो आपके पास, इसकी अपनी एक लंबाई है, इसकी अपनी एक चौड़ाई है। तो आयत के क्षेत्र, जैसे इसने कहा कि लंबाई को 10% बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दो, बट चौड़ाई को घटा दो, तो इसके एरिया में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा? इसके एरिया में कितने परसेंट का? सीधी सी बात है, लंबाई को अगर हम 10% बढ़ा रहे हैं, 10% की वृद्धि कर रहे हैं, और चौड़ाई में हम 10% की क्या कर रहे हैं? कमी कर रहे हैं। तो इससे पूछा क्षेत्रफल में, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है L इंटू बी होता है, यहां भी अगर जो चेंज होकर आएगा L इंटू बी ही होगा। एक बात आप लोग ध्यान से समझिएगा, अगर प्रतिशत वृद्धि बराबर प्रतिशत कमी है, और यह प्रक्रिया आप ध्यान से समझिएगा सतत वृद्धि कमी का कॉन्सेप्ट है। मतलब ये जो चल रहा है यहाँ पर वो सतत वृद्धि और कमी का कॉन्सेप्ट है। ऐसे में अगर प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी के बराबर है तो ओवरऑल में हमेशा कमी होगी, और कमी का जो परसेंटेज होगा वह x²/100 होगा। मतलब जैसे आपने देखा कि यहाँ पर 10% वृद्धि है और 10% की कमी है, तो 10²/100 होगा। तो आप इसको कह सकते हैं 1% की कमी हो जाएगी। जो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन होगा वह 1% का होगा, 1% की कमी होगी। हालांकि लिखा नहीं यहाँ पर, लेकिन ध्यान दीजिएगा 1% की कमी इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आएगा आपका। ठीक है, कितना आएगा? 1% की कमी आएगा। आप इसको ध्यान से समझिएगा। 1% कमी। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, हो सकता है कि आपका यह जो चेंज है, जो प्रतिशत वृद्धि कमी है, वह एज इट इज सेम ना रहे। जैसे यहाँ पर तो सेम है 10-10 है, लेकिन जरूरी थोड़ी हमेशा सेम रहे। तो आपको जैसे इसमें इसी में करना है। मान लीजिए आपने देखा 10% वृद्धि था और 10% की कमी थी। अगर डेटा कुछ और भी होता तो क्या करते? एक तो सूत्र होता है a + b - ab / 100, और इसको भी ना अप्लाई करके आप ऐसे लिख सकते हैं 10% क्या होता है? 1/10। अभी किया था हम लोगों ने। यह भी क्या होता है? 1/10। मैं कहूंगा 10 से 1 जुड़कर 11 वृद्धि, और 10 से 1 घट करके 9 कमी, अर्थात 100 से मल्टीप्लाइड होकर यह 99, अर्थात 1 देखिए कम हो रहा है। 1 की कमी, और 100 में जितना कमी होता है उतने ही % की कमी मानी जाती है। या मान लो चेंज होता तो 1 × 100/100 कर देते।
तो 1% की कमी यहां पर इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है, 1% की कमी। 35 नंबर आपका राइट सोल्यूशन है, ठीक है, यस। आगे बढ़िए, इसको देखिएगा 36 नंबर। एक घन का आयतन दिया है, घन सेंटीमीटर कितना है यदि विकर्ण 4√3 है। घन जानते हैं सब लोग, ये है घन। घन की भुजाएं सब बराबर होती हैं। घन की, जैसे भी हमने घनाभ के लिए एक रूम वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया, उसी प्रकार से घन का भी है। घन की सभी भुजाएं ए हैं और ए हैं। घन का विकर्ण जो होता है क्या होता है, घन का विकर्ण, ध्यान से बातों को समझिएगा। घन का विकर्ण होता है √3 इंटू ए, √3 इंटू ए। और घन का हमसे क्या पूछा, आयतन पूछा है। तो विकर्ण मतलब यहां पर आपके पास दिया है कितना, 4√3 बराबर √3 ए दिया है। तो √3 से खत्म, ए बराबर आपका 4 हो गया। भुजा तो आपकी 4 हो गई। आपसे पूछा क्या, आयतन। आयतन होता है ए का क्यूब, मतलब 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होगा, 4 चौके 16 चौके 64। राइट सोल्यूशन आपका क्या है बताएं, 64, 64 करेक्ट आंसर होगा, यस। हाँ, लिखना चाहिए था, नहीं लिखा था, क्या कर सकते हैं इसमें। चलो 36 नंबर आपका कितना आंसर आ रहा है बताइए। 36 नंबर 64 आ रहा है, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 37 नंबर। एक वस्तु 20% और 16% की क्रमिक छूट के बाद 1680 रुपए में बेचा जाता है। वस्तु का प्रिंटेड प्राइस, जैसे हम सामान खरीदने जाते हैं तो हम लोग छूट की डिमांड करते हैं। छूट जैसे दुकानदार ने हमें सबसे पहले कितने की दिया, 20% की, फिर उसने कहा 16% की है, और इसके बाद वह वस्तु कितने में मिली, 1680 में मिली है। तो हमसे पूछा गया वस्तु का अंकित मूल्य बता दो कितना होगा। देखो सबसे पहले 20% की कमी है या छूट है, इसके बाद 16% की छूट है। 20% की छूट है, 16% की छूट है। तो 20% मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। 16% मतलब कैसे लिखा, 20/100 करिए, 1/5 हो जाएगा, 20×5 100। 4 चौके 16, 4 25 में 100, 16/25 लिखो, 4 चौके 16, 4 25 में 100। मतलब देखो यहां से लिख दीजिए 5 से 1 घटकर 4 है, और 25 से 4 घट करके 21 है। 25 से 4 घट करके 21। दरअसल यह इस वस्तु का मार्क्ड प्राइस है, अंकित मूल्य है, और यह इसका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। आपने देखा कि इसका मान जो है 1680 है, इसका मान 1680 है, उसका अंकित मूल्य, यह मान हमसे पूछा जा रहा है। ऐसी स्थिति में भैया इसकी तुलना इससे की जाती है, मतलब इसका गुणा कर दो, इसके गुणे से तुलना किया जाता है। अब कभी कभी ऐसी स्थिति में हम नहीं होते कि गुणा कर पाए डायरेक्टली, तो हम नहीं कर पाते हैं तो हम काटते हैं डायरेक्टली। जैसे 21 8 बार जाएगा तो 168 80 हो गया। 8 बार देखो, 8 1 8, 8 दूना 16, फिर 4 से काटो, 4 20 चौके 80 होता है। 25 पंचे 125 होता है, 125 को आप 20 से गुणा कर दो, 0 250। 2500 रुपए उसका प्रिंटेड प्राइस था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 25% उसका प्रिंटेड प्राइस है, आप लोग उतार सकते हैं। 37 नंबर आपका डन होता है, ठीक है, 37 डन होता है। 38 पर आइए। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। निम्नलिखित में कौन सी एक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर n से डिनोट किया जाता है। 1 से लेकर जितना लिख सको आप अनंत तक, बस दशमलव मत लगाना, ठीक है। तो वहां पर वही सब प्राकृतिक होती हैं। कोई संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो वर्ग के एंड में 0 आता है, 1 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 9 आता है। क्या नहीं आता, 2 नहीं आता, 3 नहीं आता, 7 नहीं आता, 8 कभी नहीं आता है। किसी संख्या का जब वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर, उसके अंत में कभी ना 2 मिलेगा, ना 3 मिलेगा, ना 7 मिलेगा, ना 8 मिलेगा। 2 3 7 8 कभी नहीं आता है। हमने देखा कि इसके अंत में 1 है। एक जो है, जैसे आप ऐसे चेक करिए, इसमें पूछा है कि कौन सी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। जी, वर्ग नहीं हो सकता, तो 7 वाला ए ऑप्शन तो भैया नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब जैसे इस प्रश्न में अगर आप सोचो कि इसमें कौन कौन सा वर्ग नहीं हो सकता है, वर्ग के लिए जैसे आप ये देखिए ध्यान से, यह भी इसका वर्ग, किसी का वर्ग हो सकता है क्योंकि अंत में 5 है। और ध्यान देना कि अगर 5 है, 5 के पहले 2 है, तो वह संख्या किसी का वर्ग हो सकता है। यहाँ है कि नहीं है अलग बात है, लेकिन मतलब यहां पर पूछा हो सकता है। अगर किसी संख्या के अंत में 5 है, दहाई पर 2 है, तो वह संख्या किसी का वर्ग हो सकता है। अंत में 1 है तो किसी संख्या का वर्ग हो सकता है। ये दोनों हो सकते हैं, ये कभी नहीं हो सकता है। तो पहला हो सकता है, बी हो सकता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं डी ऑप्शन लगा दीजिए इसके लिए। डी ऑप्शन मतलब पहला भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है।
लेकिन सी ऑप्शन कभी नहीं हो सकता क्योंकि अंत में 7 है। तो आप लोग इसके लिए डी ऑप्शन लगाना, राइट सोल्यूशन यहाँ पर इस प्रश्न का हल बन जाएगा। आप करेक्ट आंसर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऐसा प्रश्न आपको मिल सकता है, आपको कभी भी ऐसा मिले तो आप लोग उत्तर बता सके। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, डी ऑप्शन लगाइएगा। हाँ, डी ऑप्शन क्लियर। 39 पर आ जाइए। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। अब से 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 का हो जाता है। बी की वर्तमान उम्र पूछ रहा है आपसे, क्या होगा? बी की वर्तमान उम्र आपसे पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? चलिए आप लोग बताइएगा। गुड। क्या पूछा था? अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा, ओह हो भाई हम गलत कर दें, सॉरी। हमसे पूछा था कौन सा किसका वर्ग नहीं हो सकता। हमने सोचा कि वर्ग हो सकता है, नहीं हो सकता तब तो सी होगा। सॉरी भाई, क्षमा करिएगा। ए नहीं हो सकता है तो सी ऑप्शन आप लगाओ, बिल्कुल सही बात। अगर वर्ग हो सकता है तब तो ये लगाते, लेकिन यहां पर लिखा वर्ग नहीं हो सकता है, तो गारंटीड नहीं हो सकता है। कौन नहीं हो सकता? सी नहीं हो सकता है। तो आप लोग सी को लगाइएगा। एकदम सही भाई, आप लोग गलत नहीं थे, हम गलत थे, ठीक है। हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। 437 वर्ग नहीं हो सकता था, बाकी वर्ग हो सकते थे दोनों, ठीक है। हम उसको सोचे कि वर्ग हो सकता है, उसका कॉन्सेप्ट जा रहा था दिमाग में। आई बातें समझ में? तो इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन होगा। अब इस प्रश्न को देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। इस समय प्रेजेंट में दो व्यक्ति की आयु का अनुपात 3:5 है। अब से 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है, 13:20 हो जाता है। बी की वर्तमान उम्र बताओ। इसका दो तरीका होता है करने का। जैसे देखिए, दो व्यक्ति हैं, एक ए है दूसरा बी है। वर्तमान में हमको इंफॉर्मेशन दिया है, वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 3 और 5 का है। कह रहा 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है। तो बी की वर्तमान उम्र हमको ज्ञात करनी है कि बी की वर्तमान उम्र क्या होगी। इसको लोग ट्रेडिशनल कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं समझिए। कुछ लोग मानते हैं कि चलो इसकी उम्र 3x है और इसकी उम्र 5x है, दोनों में 5 जोड़ दें भाई। 5 साल बाद जाएंगे, दोनों 5 जोड़ेंगे, 13/20 कर दें। यहां से इसको सॉल्व करें, x का मान आएगा, x का मान जब आएगा तो 5 से गुणा कर देंगे, उत्तर तो हो ही जाएगा। बट ऐसा ना करके आप एक तरीका देखो, फॉलो करो जो मैं बता रहा हूं। यहां से ये वर्तमान सिचुएशन में दोनों की आयु का अनुपात इतना दिया था, 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात इतना हो गया, करेक्ट है ना। अब आप एक बात बताओ कि अगर 5 साल बाद इतना हुआ है, ये जो एज डिफरेंस है इसके लिए भी उतना ही है, उसके लिए भी उतना ही, मतलब ये भी 5 साल बाद जा रहा है, ये भी 5 साल बाद जा रहा है। अच्छा चलो, एज डिफरेंस तो सेम है, क्या रेशियो का डिफरेंस सेम है? 3 से 13, 5 से 20, रेशियो का डिफरेंस तो सेम नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी कि हम रेशियो का डिफरेंस सेम करें। और करा कैसे जाता है भाई? 3 से 10 जुड़ने पर 13 होता है, 5 से 15 जुड़ने पर 20 होता है। तो आप इनका डिफरेंस करो, कितना है? 7। 7 से इन दोनों को गुणा कर दो। इनका डिफरेंस करो 2, 2 से इन दोनों को गुणा कर दो, ठीक है। 7 से गुणा करो, 7 त्रिक 21, 7 पचे 35, 13 दूना 26, 20 दूना 40। अब आप देखो, 21 5 26, 5 का डिफरेंस, 35 5 40, 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस 5 बराबर 5 बराबर 5 है, 5 बराबर 5 है तो 1 बराबर 1 है। इसका अनुपातिक भाग बी का मान पूछा है ना, किसी की उम्र निकाल सकते हो। जब 1 बराबर 1 है तो बी का मान 35 बराबर 35 होगा। बी की आयु 35 साल होगी। अगर एक ही पूछा होता वर्तमान में 21 साल होती, अगर 5 साल बाद पूछा होता तो 40 होती, इसका पूछा होता 26 होती, जो पूछता हम बता लेते। राइट सोल्यूशन आपका 35 है। इस 39वें क्वेश्चन का करेक्ट हल आपके सामने है, जो कि 35 है। आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए ना। आगे बढ़ता हूं। अब आप इस 40 नंबर को देखिए। आज के सेशन का यही अंतिम प्रश्न है, आज के सेशन का यही अंतिम प्रश्न है पीआरटी का। कल एक मैं पीवाईक्यू आपको प्रोवाइड करूंगा और परसों 6 to 8 के लिए एक मैराथन रखूंगा, ठीक है, जिससे कि आपका कनेक्ट हो जाए, कवर हो जाए। लिखिए, ए अनुपात बी दिया है 3:4। अब आपसे देखिए इसका मान पूछा है, बहुत आसान है। आप रेशियो का एक सिंपल सा क्वेश्चन कर रहे हैं। ए की वैल्यू जहां पुट करनी है 3 पुट कर दो, बी की वैल्यू जहां पुट करनी है 4 पुट कर दो, बस हो जाएगा। लिखिए 7 गुणे, जैसे हम इसको करें कैसे, देखिए ध्यान से। आपसे जो पूछा है 7a - 4b डिवाइड बाई, रेशियो मतलब डिवाइड बाई 8a + 4b। अब कैसे कैसे इसको पुट करेंगे देखिएगा।
ए का मान 3 पुट कर दो, बी का मान 4, तो इसको लिखो 7 गुणे 3। यहां मैं कर देता हूं अगले स्टेप पर, जहां ए है वहां आप 3 पुट कर दो और जहां बी है वहां 4। 7 गुणे 3 माइनस 4 गुणे 4 बटे 8 गुणे 3 प्लस 4 गुणे 4। 7 त्रिक 21 में से 16 निकाल दें और 24 में 16 जोड़ दें। 21 में 16 निकालेंगे 5, 24 से 16 जोड़ेंगे तो 40, 5 एक के 5, 5 अठे 40, 1/8 होगा, 1:8 होगा। इस सेशन का यही आज अंतिम प्रश्न था। ठीक है, यही अंतिम प्रश्न था। आशा करता हूं कि आपको सब बातें क्लियर हो गई होंगी, सब कुछ समझ में आया होगा। कनेक्टेड रहिए, प्रॉपर जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। 40 प्रश्न मैंने करा दिए हैं, 40 प्रश्न आपके लिए सफिशियंट रहेगा। बाकी डेली की डेली कनेक्टिविटी में आप जुड़े ही हैं। लगभग सारे टॉपिक आप कवर कर लिए हैं। मैथ के लिए आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप पे रहेंगे तो यहाँ पर हम आपको इसका पीडीएफ भिजवा देंगे और पीडीएफ आपको बीपीएससी के ग्रुप में जाता ही होगा। पूरा का पूरा पीडीएफ लेकर के अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। परीक्षा जब देंगे तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने जो पढ़ा है, जो चीजें करा है, वह हमें सब कुछ कंफर्म समझ में आया है। ठीक है, बाकी सेशन कैसा लगा वीडियो के एंड में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपने थॉट्स फीडबैक जरूर दीजिएगा। जहां पर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमें जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होती है परसों 6 to 8 के लिए। कल एक PYQ का आपको जो पिछला टीआरई 2.0 में प्रश्न पूछा गया था उसी का एक सेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।